एक दवाई जो मार्केट में आजकल बहुत पॉपुलर है, ओजेम्पिक. डू यू थिंक दीज वेट लॉस ड्रग्स हैव सम काइंड ऑफ होप फॉर पीपल लाइक दैट? पहले तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा अवेयरनेस करने की भी कोशिश करें 100 लोग आ जाएंगे अनाप शनाप बोलते हुए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं. इट्स वेरी यूजफुल फॉर सम पीपल, इट इज नीडेड फॉर सम पीपल, इट इज बीइंग अब्यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल. क्या होता है स्लीप हाइजीन और किस तरह से स्लीप को और यूजफुल बनाया जा सकता है? हम ना काफी बार अपने आप को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, नहीं मैं रील्स नहीं देखूंगी, नहीं मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं वर्क करता. तो सप्रेशन की बजाय रिप्लेस कीजिए. What is coffee eventually doing to our body and whether it is good enough or not? My question is कि is it really caffeine addiction? वो it's mainly a sugar addiction. Mostly sugary drinks हैं ये. मेंटल हेल्थ को किस तरह से ठीक ठाक रखा जाए? Number 1 is social life. POV with Anu. एंड एक दवाई जो मार्केट में आजकल बहुत पॉपुलर है, जो कि कह रही है भाई दिस इज द वंडर ड्रग, और यूएस में तो सारा, मेरे ख्याल से मोर देन हाफ द यूएस आई थिंक राइट नाउ इज ईदर इन्वेस्टिगेटिंग इट और यूजिंग इट और making it. And now filing lawsuits because of the side effects. Yeah. तो Ozempic या Rybelsus या Mounjaro, I mean these are all various kinds of, थोड़े से इन लोगों के सॉल्ट्स जो हैं अलग अलग हैं, इनकी मिक्सिंग अलग है. इन लोगों का पर्पस यही है कि आपके बॉडी में जाके आपको खाना खाने से, लाइक आपने कहा कि ज्यादातर परेशानियां कैलोरी ओवरलोड की वजह से हो रही हैं, तो वो आपको खाना खाने से परहेज करा देती हैं, जिसकी वजह से आप 1 मील अ डे पे चले जाते हैं या आपको बिल्कुल ही भूख नहीं लगती. नाउ every health conversation online is becoming about these drugs now. Some people are turning back. Celebrities बोलते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, ले लो यार. हाँ, मतलब पतले हो जाओगे. मैक्सिमम लोगों को यही दिक्कत है, इसीलिए ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स अब ये भी बात पक्की है, एक इंडस्ट्री जो है वो इन डिजीजेस पर काम कर रही है कि भैया ये डिजीज होगा, इसकी वजह से मेरी ये दवाई बिकेगी. और दूसरी इंडस्ट्री है जो बोल रही है यार ये डिजीज होगा ही नहीं, ये प्रिवेंटिव है. So Ozempic ले लो. जितने भी heavy you're overweight or you're obese, ये आपको क्योर कर देगा. How safe is it? Let's look at history here. क्योंकि weight loss drugs नई हैं, सालों से रही हैं दुनिया में. बहुत पुराना देखे तो टेपवर्म डाइट होता था, वेयर लेडीज़ अपने आप को टेपवर्म से इन्वेस्ट करती थी क्योंकि फिर उनकी स्किन थोड़ी पेल, वो मर जाएंगी, बट टेपवर्म डाइट वाज अ ट्रेंड. चलो ये तो बहुत पुराना है. अभी 1930s में लेते हैं, एक वेट लॉस ड्रग निकली थी जिसको कहा जाता था रेनबो पिल. वो इतनी पॉपुलर हो गई, पार्टी ड्रग बन गई, उसको बैन किया गया था इवेंचुअली बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स, क्योंकि इट वाज एसेंशियली मेथ. उसके बाद 2 और ड्रग्स निकली, दोनों को बैन किया गया था 40s 50s में, क्योंकि एक से लोगों को हार्ट डैमेज और हार्ट अटैक होने लगा था. इनफैक्ट फ्रांस में क्या हुआ, एक एक्सप्लोजिव्स का फैक्ट्री था, वहाँ पे वर्कर्स को हेल्थ इश्यूज होने लगे, उनका रैपिडली वेट लॉस होने लगा. तो एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी ने इन्वेस्टिगेट किया, एक मॉलिक्यूल निकला उसमें से जो उन्होंने बोला कि इससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तो इसको हम आइसोलेट करके वेट लॉस ड्रग बनाएंगे. DNP था शायद उसका नाम. तो वो उन्होंने वेट लॉस ड्रग निकाली, उसके लेबल पे लिखा था डोंट बी अलार्म्ड अगर रैशेज या आई रेडनेस वगैरह कुछ हो. वो 7-8 साल सर्कुलेशन में रही. फिर लोगों को जब ब्लाइंडनेस एंड डेथ्स होने लगी तो उसको भी विड्रॉ किया गया. इफ़ यू डोंट माइंड, एक और एग्जाम्पल है मेरे पास. एक मैरिजुआना जो हमने पता है कि जो लोग कंज्यूम करते हैं उससे हंगर बढ़ता है, उससे बहुत भूख लगती है. तो साइंटिस्ट ने उसी प्रोसेस को लिया कि जो ब्रेन रिसेप्टर्स मैरिजुआना में एक्टिवेट होते हैं उन्हीं को काउंटर करके उसकी ऑपोजिट वेट लॉस ड्रग बनाई. उससे क्या हुआ, वो भी चली. उसके बाद लोगों को डिप्रेशन, सुइसाइडल थॉट्स वगैरह होने लगे, तो उसको भी विड्रॉ किया गया. सो ओजेम्पिक एज अ वेट लॉस ड्रग कुछ नई नहीं है. इसकी भी डिस्कवरी चलो देखते हैं हुई कैसे. साइंटिस्ट बैठ के ग्लूकोज लोड देख रहे थे. उन्होंने जैसे मान लो मुझे ग्लूकोज दिया इंट्रावेनस यहाँ पर, तो मेरा ग्लूकोज बढ़ गया ब्लड में. फिर उन्होंने मुझे सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज खाने में दिया जो मेरे गट से होके गया, तो ग्लूकोज उतना नहीं बढ़ा. तो कुछ चीज थी कि इंट्रावेनसली डायरेक्टली दें तो बढ़ रहा है, बट गट के थ्रू जा रहा है तो नहीं बढ़ रहा है. तो ये क्या था? तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करते करते पता चला ये इंक्रेटिन हार्मोन्स हैं, GLP-1 है. अब बॉडी जो नेचुरली GLP-1 बनाती है वो शायद 1-2 मिनट के लिए एक्टिव रहता है, मतलब उसको आप ड्रग की तरह यूज नहीं कर सकते. आइसोलेट करके निकाल लिया है, वेरी गुड. हमारी बहुत हिस्ट्री रही है, तो होपफुली ये बेटर है पुरानी ड्रग्स से, बट आई डोंट नो, हिस्ट्री हैज़ अ टेंडेंसी टू रिपीट इटसेल्फ, क्योंकि ये सारी ड्रग्स अब्यूज होती हैं. फॉर द पर्पज दैट दे आर मेंट फॉर, उसके लिए नहीं यूज होती. फ्रॉम द 1930s टू टेपवर्म डाइट, इट इज़ एन अब्यूज ऑफ अ
ऑफ अ मेडिसिन। तो अभी एज प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं यूज़ हो रहा है, ये ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज़ हो रहा है। इंडिया में ही 2 बार आई थिंक रॉबरी हो चुकी है ओजेम्पिक के फैक्ट्री से वो कहाँ गई? तो सो वन इज़ ऑप्टिमल यूज़, जो कि डॉक्टर सोच समझ के दे रहा है। एक ट्रेड ऑफ है कि आप ये नहीं लेंगे तो आपको लीथल लाइफ थ्रेटनिंग इशू है, आपका फैटी लिवर हार्ट डिजीज़ बन जाएगा, अर्ली मोर्टेलिटी होगा। दूसरा है भी, मेरे को तो वेट कम करना है, स्लिम दिखना है, तो मैं कर रही हूँ। अगर आपको जेन्युइनली हेल्थ इशू है तो हमने पहले बात किया था 7 to 10% वेट लॉस, 5 to 10% वेट लॉस में आपका रिस्क ऑफ प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इवन फैटी लिवर का रिवर्सल होने लगता है। वो ज़्यादा नहीं है, पर लोग 10% वेट लॉस नहीं, लोग काफ़ी ड्रास्टिक वेट लॉस कर रहे हैं इस ड्रग को यूज़ करके विदाउट डाइट एंड एक्सरसाइज ना। वो कंबाइंड एफर्ट जो होता वो नहीं हो रहा है। सो इट इज़ अ misuse of the drug. तो yeah, it will, because it is being misused, तो it will have repercussions. Optimal use बहुत सोच समझ के करते हैं ना, दवाइयाँ ऐसे ही तो नहीं यूज़ करते। करेक्ट। कोई भी आप अभी वो स्टैटिन्स पे इतना आर्ग्यूमेंट चल रहा है, अब स्टैटिन से वेट लॉस होता है तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता ना हाँ, कोई आगे नहीं करता, हर कोई चुपचाप ले लेता। अगर ओजेम्पिक सिर्फ मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करती और वेट लॉस नहीं करती तो कोई नहीं करता। सो इंटेंशन अलग है तो रिजल्ट भी अलग है। क्विक फिक्स तो क्विक फिक्स के चक्कर में और 4 चीज़ें आप लाइफस्टाइल में गलत करेंगे, डेस्पिरेशन में गलत करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा। ये हिस्टोरिकली रहा है। ओजेम्पिक का आई डोंट नो, इट्स वेरी यूजफुल फॉर सम पीपल, इट इज़ नीडेड फॉर सम पीपल, इट इज़ बीइंग अब्यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। अगर हम सोचें कि मैं एक 125 किलो की औरत हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, वेरी बिजी लाइफस्टाइल, और मैंने बहुत कोशिश की है, पूरे जिंदगी भर मैंने यो डाइटिंग की है, कभी कुछ करके कभी कुछ करके, एंड नाउ अगेन आई हैव बिकम दिस 125 किलो, और मैं तो डिप्रेस हो चुकी हूँ। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। नाउ इन दैट सिनेरियो, डू यू थिंक दीज वेट लॉस ड्रग्स हैव सम काइंड ऑफ होप फॉर पीपल लाइक दैट? इट डेफिनेटली डज, होप है, बट इसका एक 1 स्टेप पहले आपने जो बोला मैंने सब कुछ ट्राई किया। अब सोशल मीडिया पे इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, वो आपने क्या ट्राई किया? क्योंकि वेट लॉस का बहुत सिंपल तो वो 2-4 प्रोसेसेस हैं। अगर आपने वो कैलोरी डेफिसिट विद अ हाई प्रोटीन डाइट विद सम एक्टिविटी एक्चुअली किया कि नहीं, वो लोग एक्चुअली कर नहीं पाते हैं। पहले तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा अवेयरनेस करने की भी कोशिश करें, 100 लोग आ जाएंगे अनाप शनाप बोलते हुए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आपको लगने लगता है नहीं मेरे से हो नहीं रहा है क्योंकि मेरा कॉर्टिसोल बढ़ गया है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है, और आपको पता ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उस टाइप का आई थिंक ज़्यादा प्रोग्राम्स या डॉक्टर्स नहीं है जो स्पेसिफिकली ओबेसिटी या वेट मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, जो कि यूएस में है। अगर वो प्रॉपर प्रोग्राम मिले इन लोगों को, अगर वो गवर्नमेंट या आईसीएमआर कोई भी बनाए कि अच्छा ये मेथड है, इसको आप फॉलो कीजिए, फिर भी नहीं हो रहा है तो आप ओजेम्पिक पे आ जाइए। पर उनको मौका ही नहीं मिला है, दुनिया ने उन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया करेक्ट मेथड ट्राई करने का। तो वो भी एक मेरे को लगता है, बट वो उनकी फॉल्ट नहीं है, वो एनवायरनमेंट की फॉल्ट है, वो सिस्टम की फॉल्ट है कि वो क्लैरिटी कोई दे ही नहीं रहा है और हर कोई आके कुछ भी बोले जा रहा है कि अगला बंदा वो बेचारी क्या क्या करे, क्या क्या सुने। तो आई एम्पैथाइज देयर। तो हाँ, फॉर दैट रीज़न, बिकॉज हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ओजेम्पिक इज़ पॉसिबली एन ऑप्शन। बट जिनके पास अवेयरनेस या प्रिविलेज है इस टाइप के कोचेस या लोगों से समझने का कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, दैट कुड मेक द डिफरेंस एंड दे मे नॉट इवन नीड दैट मेडिसिन। Okay, but what about a situation where people are turning back? I'm spending a little time on Ozempic here because you know there are a lot of questions related to it. काफ़ी लोग कई चीज़ों में बात कर रहे हैं। तो आपके बड़े तरह के कोचेस हैं और बड़ी तरह की स्ट्रीम ऑफ वेट लॉस के कोचेस हैं। कोई नेचुरोपैथ है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, कोई रेगुलर न्यूरो अंडरस्टैंडिंग के साथ में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी अब डाइट सपोर्ट देते हैं। तो अब इन सभी सिचुएशंस में होता क्या है कि वो सामने से तो आपको 4 चीज़ें सही बता देंगे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। बिहाइंड क्लोज डोर्स वो आपको कहेंगे आपको जेन्युइनली वेट लॉस करना है, लीजिए, ये लीजिए, 2.5 आप ले लीजिए, 3 आप ले लीजिए और 5 आप ले लीजिए, और इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद में और बढ़ा देंगे और साथ में ये डाइट ले लीजिएगा, एंड दैट्स वेयर इट एंड्स। सो माई पॉइंट इज फॉर श्योर, जैसे कि कीटो है या कोई भी फैट डाइट है, आई हैव डन कीटो, सो आई नो दैट इट स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर अ व्हाइल। सो आप 3-4 महीने बहुत अच्छा वेट लॉस देखेंगे और फिर प्रॉब्ली 5वें महीने तक आते आते आपको भी और आपकी बॉडी को भी वो बिल्कुल यूज टू हो जाता है और फिर से वापस वही क्रेविंग्स शुरू हो जाती हैं। सो माई प्रॉब्लम इज कि फॉर श्योर ओजेम्पिक आप पूरी जीवन तो नहीं ले सकते,
तो ये भी कहीं ना कहीं मिसयूज ही हो रहा है ना. राइट. वो फिर जिसने भी ओजेम्पिक बंद किया बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स, द वेट हैज़ कम बैक एंड वर्स. वो जो हमें पता है यो डाइटिंग वाला, आपका मसल लॉस हुआ था, पर जब गेन होता है वो लार्जली फैट होता है क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप फिर से जंक फूड खाने की वो क्रेविंग में जंक फूड खा रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट नहीं खा रहे. तो अगर आप बंद कर रहे हैं तो वो वेट वापस आ जाता है, जो कि मैंने भी जो बात किया है कुछ लोगों से कुछ डॉक्टर से, जिनको साइड इफेक्ट्स हुए उन्होंने छोड़ा, फिर वही क्रेविंग, फिर वही ऑर्डरिंग इन फूड, फिर वही वेट गेन दोबारा शुरू हो जाता है. सो इट्स नॉट अ परमानेंट फिक्स. एंड या आप कह रहे हैं अगर साइड इफेक्ट्स हैं और होते हैं किसी ना किसी स्टेज पर, कितने सालों तक आप ले पाएंगे फॉर द प्योर पर्पज ऑफ वेट लॉस विदाउट ट्राइंग, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग की और क्या ऑप्शंस थी. जैसे आपने कहा कि एक होता है ढंग से वेट लॉस करना, यू नो, एक जैसे कि आपने कहा यूएस में एक बहुत क्लियरली बता रखा है कि ये तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन है, ये करोगे ये करोगे ये करोगे, स्टेप 1 2 3 4 तुम पहुंच जाओगे वहां पर. अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे हो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो और फिगर आउट करो और फिर पता करो कि भाई तुम्हें ड्रग्स की जरूरत है, नहीं है, मे बी तुम्हें किसी तरह की कोई कमी है, B12 तक की भी कमी से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ इफ आई वर टू आस्क यू व्हाट आर द 1 2 3 steps to do basic weight loss, जैसे आपने कहा 7 से 10% तो स्टार्टिंग में वेट लॉस हो ही जाता है, राइट. तो वो क्या होगा? सबसे पहले है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80% ऑफ वेट लॉस आपका डाइट से गवर्न होता है जी. तो डाइट भी हम टेम्पररी चेंज नहीं कर रहे, पहले तो हमें परमानेंट एक चेंज लाना होता है अपनी सोच में कि राइट डाइट क्या है. 80% वो क्या आएगा डाइट में? कैलोरी डेफिसिट से. अब चाहे आप कीटो करें, चाहे आप लो कार्ब लो फैट मेडिटेरेनियन जो भी कर लें आयुर्वेदिक, आपको थोड़ा सा अपना कैलोरीज कम करना होगा, यानी कि एनर्जी जितना हम ले रहे हैं अंदर उसको कम करना होगा. अगर बहुत सिवियर करेंगे तो आपको आइडियली एक मेडिकल सुपरविजन के अंडर करना चाहिए, पर छोटा मोटा 10-20-25% का डेफिसिट हम अपने आप भी कर सकते हैं. अगर आपकी 2000 कैलोरीज हैं उसको 200-300 कम करके आप ट्राई कर सकते हैं. नंबर 1 डाइट, कुछ भी जैसे मर्जी कीजिए, थोड़ा एनर्जी इंटेक कम करना है. मैथ्स है ये सिंपल. अब इसको आप कम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि प्रोटीन थोड़ा उस रेशो में बढ़ाना पड़ेगा. अगर मेरे को नॉर्मल में 1 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन चल रहा है तो वेट लॉस के टाइम 1.2 ग्राम कर लीजिए, जो कि वेरी डुएबल है. तो क्योंकि आप कम कैलोरीज खा रहे हैं, वो कैलोरीज में रेशियो प्रोटीन थोड़ा बढ़ा लेना है. वो डाइट से भी हो सकता है, आपको सप्लीमेंट नहीं लेने. तो तीसरा फाइबर वगैरह रखेंगे, हाई वॉल्यूम फूड्स रखेंगे, एक सूप वगैरह लेंगे तो इसको वॉल्यूमेट्रिक्स कहते हैं. तो भूख कम लगती है क्योंकि आप एनर्जी इंटेक कम कर नहीं सकते विदाउट फीलिंग हंग्री. फीलिंग हंग्री इज अ फीचर ऑफ अ कैलोरी डेफिसिट. तो लोगों को लगता है भूख लग रही है, क्या करें, वो एक टाइप की तपस है. इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं क्रिएट करें कि आप फिर रीबाउंड करें. स्लो एंड स्टडी, वो हेयर एंड टॉर्टॉइस की स्टोरी है. स्लो एंड स्टडी, थोड़ा थोड़ा में आपको लंबा टाइम मिलेगा बट सस्टेनेबल डाइट. दूसरा है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में क्या है, आप अगर आप वॉकिंग भी कर रहे हैं, अगर कोई बहुत ओबीज है, राइट, हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो HIIT करे या सडनली वेट लिफ्टिंग शुरू कर दे. काफ़ी टाइम आपके पास सिर्फ वॉकिंग या स्विमिंग इज़ एन ऑप्शन, तो ठीक है. या फिर थोड़ा बहुत बॉडी वेट वर्कआउट, रेजिस्टेंस, जो आपकी कैपेसिटी है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए. ये मत सोचिए कि मेरे को ओलंपिक्स का मेडल जीतना है, क्योंकि वो ओवर डूइंग हो जाता है. उसमें भूख ज़्यादा लगती है, फिर या बर्नआउट हो जाते हैं, आप एक्सरसाइज को एक चोर समझने लगते हैं कि ये बोरिंग सा काम है. जो एंजॉय करते हैं ना, चाहे वो डांसिंग है, वो कर लीजिए. एक्सरसाइज लेवल्स. दूसरा होता है नॉन एक्सरसाइज भी. सबसे ज़्यादा एनर्जी हम एक्चुअली एक्सरसाइज तो 1 घंटा ही करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत ही एनर्जी बर्न होती है. सारा दिन जो चलते फिरते रहते हैं ना, उसमें एनर्जी निकलती है. पुराने ज़माने में लोग हमसे ज़्यादा 5-6 घंटे खड़े रहते थे काम करने में, हम वो 5-6 घंटे एक्स्ट्रा बैठे रहते हैं. टू कंपेयर, तो कहते हैं ना हमारे दादा दादी को तो प्रॉब्लम नहीं थी, अरे वो 6 घंटा चलते फिरते रहते थे दिन में, तुम वो 6 घंटा बैठे हुए वो. तो वो डिफरेंस है. तो इसीलिए हमने शुरू में बात किया था कि चलते फिरते रहो. ऑफिस में घंटी बज रही है तो घर में जाके दरवाज़ा खोलो फटाफट से, पानी थोड़ा दूर रखो, प्यास लगे तो बार बार जाएंगे. अब तो ये स्मार्ट वॉचेज हैं, हर 1 घंटे में बस बता देता है उठ जाओ. अरे और कुछ नहीं तो उठ के बैठ जाओ. लिटरली उतना भी करना बहुत है. कंटिन्यूअस सिटिंग को ब्रेक करना है, चाहे आप उठ के बैठ गए या कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत हिल लिए वो भी चलेगा. डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि जो लोगों की स्लीप पूरी नहीं होती अगले दिन क्रेविंग्स होती हैं. आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, स्वीट फूड की क्रेविंग. ये स्लीप और इंसुलिन रेजिस्टेंस और क्रेविंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. तो कुछ नहीं करना है. स्लीप को एक चीज़ चाहिए होती है, रूटीन. उसका रूटीन कम से कम तोड़िए. आयुर्वेदिक बुक्स में भी यही लिखा था, दिनचर्या क्या है, एक रूटीन बनाएंगे स्लीप के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. बाकी सब नॉइज है. 80% रिजल्ट, फिक्स्ड रूटीन.
स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस हर चीज़ को एम्पलीफाई कर देगा, डायरेक्टली कॉज नहीं कर सकता अनलेस कोई बहुत फिजिकल ट्रॉमा या कुछ हुआ है या बचपन में ट्रॉमा मेंटल रहा है, बट नॉर्मल लाइफ का स्ट्रेस हर एक चीज़ को एम्पलीफाई करके डबल कर देगा। आप में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको वर्स कर देगा, डायबिटीज़ है उसको वर्स कर देगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के 2 लीवर्स हैं, एक है जो स्ट्रेस हो रहा है उसको डे टू डे मैनेज करना, थोड़ी स्ट्रेचेस, थोड़ा वॉकिंग, डाइट। दूसरा है अपनी स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी, अपनी विंडो बढ़ाना। अगर मेरा कप ही इतना छोटा सा है तो दुनिया का कोई भी स्ट्रेस आके मेरे को डिस्टर्ब कर देगा। तो धीरे धीरे हमने अपनी स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी को भी बढ़ाना है, वो खुद को चैलेंज करके, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डाल के, एक्सरसाइज, स्क्वाट्स एक्सरसाइज में जब हम खुद को चैलेंज करते हैं, वो सिर्फ फिजिकल नहीं, एक मेंटल चैलेंज भी, आई कैन डू इट। या थोड़ा थोड़ा ऑटो सजेशन होता है कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा रुकिए, बिफोर रिएक्टिंग एक 30 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए। दैट इज़ माइंडफुल, वो आपकी योगा माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में आ गया। सो स्ट्रेस। चौथा है सन, जो मैं सन कहती हूँ बेसिकली विटामिन डी वगैरह है। एक सन इज़ नेचर से कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। अंदर बैठे बैठे इन ब्लू लाइट एक हाइपर फोकस्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। पर आप बाहर जाते हैं, आपकी आइज़ थोड़ी डायलेट होती हैं, आप पूरा विस्ता आप टेक इन कर रहे हैं, वो एक रिलैक्सिंग सिचुएशन है। वेयर एज हाइपर फोकस, स्ट्रेसफुल, बिल्कुल अभी बंदूक चलानी है वाला एनवायरनमेंट से आप उसको डिफ्यूज़ कर रहे हैं। और ग्रीनरी, नेचर, उसका अपना हीलिंग इम्पैक्ट होता है। विटामिन डी अगर आप सन नहीं ले पा रहे तो वैसे आपको मैनेज रखना है, उसका हर एक चीज़ से, थायराइड से लेके ओबेसिटी से लेके और डायबिटीज़ तक से लिंकेज है। और अगर आप विटामिन डी कम है तो विमेन के लिए पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज के टाइम पे फ्रैक्चर, सबसे ज़्यादा आपका बोन डेंसिटी पे इम्पैक्ट रहेगा। तो वो ये सब प्रिवेंटिव है। ये 4, डाइट, मोटा कैलोरी कम रखना है, प्रोटीन, फाइबर पूरा करना है, एक्सरसाइज सुबह जितनी हो सकती है, जो पसंद है वो थोड़ा चैलेंजिंग, और दिन भर फुर्तीले रहना है। स्लीप प्रायोरिटाइज कर लो रूटीन से, उसको वीकेंड पे चलो हो गया, बट ज़्यादा उसको छेड़िए नहीं, वो अपने आप मैनेज हो जाएगी। और दूसरा, हमने सनलाइट की बात की, सुबह धूप में जाएंगे, वो अपने आप सर्केडियन रिदम भी मैनेज रहेगी, तो आपका स्लीप भी इंपॉर्टेंट फिक्स रहेगा। डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सनलाइट। एंड लाइक यू सेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रेस है उसको लेने की कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। वेरी, हाँ, क्योंकि तो छुई मुई बन के नहीं रह सकते थोड़ा वो भी सीखना है, बट तरीके से, नहीं तो स्ट्रेस हमें तोड़ भी देगा। ये भी नहीं है कि आप किसी को अपने घर में स्ट्रेस पे दिए जा रहे हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, और वो भी नहीं करना है, टॉक्सिक नहीं बनना है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी से अलग। बट यस, ये बात आपने बहुत सही कही, बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी होनी भी ज़रूरी है, और कई बार अपने आप को कई चीज़ों में डिस्टेंस करना पड़ता है टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। यस, तो अगर लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक्चुअली उसका वर्ड है, मेरे दिमाग से निकल रहा है, डिस्टेंसिंग योरसेल्फ। हाँ, मतलब या फिर उससे, उस सिचुएशन से निकल जाना। गिव मी द स्ट्रेंथ टू चेंज द थिंग्स आई कैन एंड टू बेयर द थिंग्स आई कांट, राइट? तो अगर आप उसको हटा सकते हैं अपनी जिंदगी से कुछ टॉक्सिसिटी को, तो हटा दीजिए। पर अगर हर बार नहीं हो सकता ना, अभी हर एक रिलेशनशिप में बैलेंस है, पेरेंट्स हैं, 100% परफेक्ट नहीं होते हैं, करेक्ट? तो जरूरत नहीं, ये नहीं है ना कि हाँ भैया नहीं अभी मुझे डांट दिया, मैं क्विट तो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा स्ट्रेस फैक्टर हटाया जाए। क्या बात है। सो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी चीज़ें आपने बताई। तो स्लीप पैटर्न्स, सो दिस इज़ वन ऑफ माई वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू। मेरे साथ भी होता है, आई स्ट्रगल विद स्लीप, एंड आई थिंक पोस्ट 40 आई हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई कि जो नींद जो है वो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आयुष्मान खुराना का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसने कहा कि उन्होंने कहा कि अगर मैं अच्छे से सो जाऊं रात को, तो सुबह उठ के मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया जीत लूँ। और मुझे जेन्युइनली ऐसा ही फील होता है कि जब मैं एक बहुत अच्छी नींद पूरी कर लेती हूँ, तो मुझे सुबह उठ के जेन्युइनली ऐसी फीलिंग आती है कि बस टुडे इज माय डे, आई एम गोइंग टू जस्ट विन इट। तो ऐसा फीलिंग होता है, बट वो चीज़ जो है वो कम हो रही है आजकल। बारिश इतनी ज़्यादा है, सूरज उतना दिखता नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रे डल फील होता है पूरे दिन। फिर रात में आते आते तक तो मेरे साथ में तो ऐसा सिनेरियो हो जाता है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन आई नो एंड अ लॉट ऑफ मेन एज वेल, जिनको ऐसा लगता है कि ओ अब सोना है, अब कैसे सोएं, तो चलो थोड़ा सा फोन देख लेते हैं। फिर थोड़ा फोन देखते 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 अच्छा अब नींद आ रही है, और फिर टक करके सो जाएंगे, कुछ लाइट्स ऑन रहेंगी या पर्दा नहीं किया है या कुछ है, नेचुरली सो 6 बजे तक आपकी नींद फिर से खुल जाती है, विच इज अबाउट गिविंग यू
साढ़े 5-6 घंटे की स्लीप, जिसमें से Yeah. कितनी ही डीप स्लीप आपको मिली होगी। Right. और दिन भर आपको एक्टिव रहना है। मोर देन द फिजिकल एक्टिविटी, आई थिंक मेंटल एक्टिविटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, Right. जिसकी वजह से भी आप थक जाते हैं। तो ये जो साइकिल चलता जाता है, ये किस तरह से तोड़ा जाए, और क्या होता है स्लीप हाइजीन, और किस तरह से स्लीप को और यूजफुल बनाया जा सकता है, मतलब हाउ कैन यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर स्लीप? I think the good thing is sleep automatically, naturally gets you the best out of it. You have to just make sure हमें स्लीप जो ज़रूरत है उतना मिल जाए। उसके लिए आपने वर्ड यूज़ किया स्लीप हाइजीन। वो एक स्लीप हाइजीन चेकलिस्ट होता है कि हम स्लीप को कैसे मैक्सिमाइज करें। Correct. और एक कॉन्सेप्ट होता है जाइट गिवर्स, आई थिंक टाइम गिवर्स, अगर मुझे ठीक से याद है, टाइम, ये चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी को टाइम बताती हैं। अब आइस के थ्रू नहीं, एक अंदर एक ब्रेन में एक सेंटर होता है जो टाइम मैनेज करता है हमारे लिए। उसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सनलाइट। तो ये अब बहुत कॉमन है कि अगर हम मॉर्निंग में सनलाइट में एक्सपोज हो जाएंगे डायरेक्टली, बॉडी स्किन, आप बाहर जाएंगे या चाय पी रहे हैं, खिड़की खोल के सनलाइट के पास पियेंगे, ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं हमारी सर्केडियन रिदम, हमारी स्लीप टाइम को इम्प्रूव करने में। तो शुरुआत होती है सुबह उठ के धूप में चले जाइए अगर धूप अवेलेबल है। इनफैक्ट जेट लैग को फिक्स करने के लिए भी और अपनी इंटरनल क्लॉक को अलाइन करने के लिए भी एप्स होती हैं जो आपको बताती हैं किस कंट्री में कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं तो कितने बजे आप सनलाइट में जाएं। तो ये आई थिंक स्लीपोपोलिस या मुझे याद नहीं है, ऐसी एप्स आपको मिलेंगी जो आपके लिए कैलकुलेट कर देंगी कि बेस्ट टाइमिंग क्या है धूप में जाने का। पर अपने घर में वो सुबह जाना है, जब भी आप उठते हैं आप धूप में जाएंगे, वो आपको एक टाइम देगा। दूसरा, हमारा रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस टाइम हम खाना खाते हैं, जिस टाइम हम एक्सरसाइज करते हैं, ये सब चीज़ें बॉडी एक बार हैबिट बन जाती है तो इसको एज एन इंडिकेटर, एज अ टाइम गिवर मानती है कि अच्छा ये टाइम हो गया है, तो वो अपना क्लॉक उस हिसाब से सेट कर लेती है। इसीलिए पुराने टाइम से आयुर्वेदा में दिनचर्या पे इतना फोकस क्यों कहा गया है। एक टाइम पे खाओ, एक टाइम पे सो, एक टाइम पे उठो। तो वो जो रूटीन है वो आपके लिए इंटरनली बहुत अच्छा रहता है। पर चलिए आजकल के ज़माने में थोड़ा बहुत डिसरप्शन होता है। एक ब्लू लाइट ले लीजिए, हम सारा टाइम कंप्यूटर्स के आगे बैठे रहते हैं। जो लोग दिन में बाहर जाते हैं, जो थोड़ा धूप में रहते हैं, उनको ब्लू लाइट का इम्पैक्ट कम होता है। तो दैट्स इट। तो आप काउंटर नेचर में ही है, तो आप सारा दिन ही अंदर बैठे रहेंगे तो हाँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी स्क्रीन से। पर जो लोग थोड़ा बाहर बाहर घूमते हैं, वो रात को फ़ोन भी देख रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो नेचर में ही आंसर है। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सपोजर टू सन। अगर आपको स्किन वगैरह डार्कनिंग का इशू है तो कोई बात नहीं, आप सनस्क्रीन लगा के बैठ जाइए या कवर करके एक्सपोज कीजिए सन को। दूसरा, रूटीन था फिक्स्ड एक्सरसाइज टाइम, लार्जली अपनी डाइट भी फिक्स्ड ही रखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मान लो नींद नहीं आ रही है रात को, सब कुछ कर लिया आपने, स्ट्रेस हो गया, कुछ बात दिमाग में चलती रहती है, तो आती है वो स्लीप हाइजीन चेकलिस्ट, जो एसेंशियली एक कॉन्सेप्ट है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसमें से निकल के आई है कि ये चीज़ें करेंगे तो आपकी स्लीप आप फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहला, कुछ बोरिंग कीजिए। वो उसमें ये भी लिखा है कि आप बैठ के यूज़र मैनुअल पढ़ लीजिए अपने माइक्रोवेव का कुछ बोरिंग, या फिर अपनी वरी लिस्ट बनाइए, जो भी बॉदर कर रहा है उसका लिखते जाइए। या फिर आपका जो भी पैशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, वो लिखिए। तो कुछ भी बोरिंग रेपिटेटिव टास्क करेंगे, उससे नींद आ जाएगा। हमें बचपन में एक वो थी, हमारे में बहुत झगड़ा होता था, बिग बुक ऑफ नॉलेज मम्मी ने ला के दिया था किसी बुक फेयर से, तो वो पढ़ के सोते थे एक टाइम बाद। सो एनीथिंग विच इज़ स्लाइटली मोनोटोनस। रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड 21C कहते हैं कि आइडियल है स्लीप के लिए। वार्म बाथ एट नाइट, मॉर्निंग में कोल्ड शावर ले लीजिए, लूक वार्म बाथ अगर सोने के पहले लेंगे, ये आपको हेल्प करेगा। रूम को डार्क कर लीजिए जितना कर सकते हैं जब नींद नहीं आ रहा है तो। और काफ़ी चीज़ों में छोटी छोटी लाइट होती है, वाईफाई राउटर में या वो प्लग, वो सबको कवर करेंगे, वो इम्पैक्ट करता है। जब स्लीप सेंसिटिविटी हो गई है तो ये सब चीज़ें मैटर करने लगती हैं। एब्सोल्युटली। दूसरा, CBT का ही पार्ट है, अगर नींद नहीं आ रही, उठ जाइए और 20 मिनट कहीं कुछ भी करके आइए, बर्तन धो के, अपना किचन ऑर्गेनाइज करके, कुछ भी बोरिंग करके, स्टिम्युलेटिंग नहीं, फिर आके ट्राई कीजिए। और दिन भर में अपना बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज़ कीजिए, नॉट फॉर वर्किंग, नॉट फॉर स्क्रोलिंग। स्क्रोल करना है कहीं और बैठ के कर लो। सो मेरा भी स्क्रोलिंग का एरिया, पर मैं बेड पे नहीं करती, बेड पे। और दूसरा एक ये अलग है कि हम ना काफ़ी बार अपने आप को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, नहीं मैं रील्स नहीं देखूंगी, नहीं मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं वर्क करता। तो सप्रेशन की बजाय रिप्लेस कीजिए कुछ और हैबिट से। तो मैंने क्या हैबिट किया, मेरे को वो एक कुछ वर्ड गेम्स हैं, क्रॉसवर्ड है, वो सब करने की आदत है। तो मेरे पास एक टैबलेट है जिसमें इंटरनेट और फ़ोन कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब फ़ोन कनेक्टिविटी नहीं है, वाईफाई है, और ये इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया कुछ नहीं है। तो उसमें या तो मैं बुक पढ़ती हूँ या मैं उसमें वो थोड़े बहुत गेम्स खेलती हूँ, उसमें मेरे को नींद आ जाती है। सो ये रिप्लेस कर दिया। या आप
रिप्लेस कर लीजिए रादर देन सेइंग मैं ये नहीं करूँगी, फिर वो ब्रेन बहुत रिवोल्ट करता है उसको वही करने का मन करता है। सो दैट्स अनदर, सो दीज आर फ्यू ट्रिक्स। और आप Very स्लीप cool. हाइजीन चेकलिस्ट गूगल करेंगे, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च पेपर्स का आपको वो लिस्ट मिल जाएगा। तो लोगों को इसे फॉलो करना चाहिए, पर ये जो कहा जाता है कि एक टाइम पे खाओ एक टाइम पर सो एंड ऑल ऑफ दैट, वो नहीं हो पा रहा है, काफी नहीं हो लोगों पा से रहा है, नहीं हाँ, हो पा रहा है. yeah. सो मे बी ऑल ऑफ दीज विल हेल्प या for sure. Very cool. Now let's talk about fatty liver. या ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है. पहले हम लोग डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ समझते थे. जैसे हमने कहा gut health became very much in fashion. These days there's a lot of conversation about fatty liver. You know, it's more common than we think. In fact, fatty liver से एक step ahead लोग चले गए हैं. Fibrosis नाम की भी एक चीज़ शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से नाउ उससे रिलेटेड डाइट्स आ गई हैं. लोगों को डाइट्स लेनी पड़ती हैं, ऐसा भी मैंने सुना. तो हाउ व्हाट आर द अर्ली साइंस, और क्या हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, हमें कोई साइन नहीं देती और एक ही बार तुमको फैटी लिवर हो गया है, हो जाता है? ये सारी एक ही फैमिली है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंडर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, ओबेसिटी. दो छोटे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, कुछ जीन्स ही एक्सप्रेस नहीं हुए, तो फिर वो कारण हो सकता है. या कोई आप ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, जिनका साइड इफेक्ट हो सकता है. ये बहुत छोटे रीजंस है, वही 20%, 10%. 80% फैटी लिवर है वही कैलोरी ओवरलोड से, ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज है. अब उसके अंदर बहुत डिबेट चल रहा है कि फैट से है कि कार्ब से है. तो अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फैटी लिवर क्या है. लिवर पे फैट जम रहा है. वो फैट आता कहाँ से है? वो मेजरली फैट आता है, थोड़ा सा एक और स्टेप लेते हैं. हमारी बॉडी फैट सेल्स एडिपोस में फैट स्टोर करती है. जो भी हम खाते हैं एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो फैट सेल्स में चला जाता है. हर एक का एक इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड होता है कि वो कितना फैट हैंडल कर सकती है. आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, किसी और की बॉडी का अलग अलग थ्रेशोल्ड है. तो कोई बहुत ज़्यादा फैट हैंडल कर सकता है बिफोर उसका कुछ प्रॉब्लम शुरू हो, किसी और की बॉडी बहुत कम हैंडल कर सकती है. इसीलिए इंडिया में पतले लोगों को भी फैटी लिवर हो रहा है, क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड ही कम है. खासकर अगर हमारे इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, अगर मदर का न्यूट्रिशन पूरा नहीं था मैटर्निटी के टाइम, तो फिर जो ग्रोथ हुई है वो ऐसे एनवायरनमेंट के लिए हुई है बच्चे की कि उसमें कैलोरीज कम रहें. उसको कैलोरीज कम मिली तो वो इस तरीके से प्रिपेयर होकर आया कि एनवायरनमेंट में स्कार्सिटी रहेगी. तो इतना ज़्यादा कैलोरी लेने का, लोड लेने का वो बॉडी का कैपेसिटी था ही नहीं. तो पर्सनल थ्रेशोल्ड हर एक का अलग अलग है. तो हम इसीलिए मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबेसिटी भी है, क्योंकि कुछ लोगों में है वो कैपेसिटी और काफ़ी फैट हैंडल करने की, कुछ लोगों में नहीं है. पर हर एक का वो थ्रेशोल्ड, अगर ओबेसिटी बढ़ती रही तो आप भी वो थ्रेशोल्ड हिट कर लेंगे. तो ये थ्रेशोल्ड जब हिट होता है तो मेरा फैट सेल रप्चर होने लगता है. वो उसमें स्कोप नहीं है और वो फैट सेल्स लग जाता है. हाँ, तो उसमें फिर वो अगर रप्चर होता है तो इम्यून सिस्टम आके वहाँ पे उसको मरम्मत करने की कोशिश करेगा. वो इन्फ्लेमेशन होने लगती है. और ये जो फैट सेल्स, जो फैटी एसिड्स हैं, निकल के पूरी बॉडी में घूमने लगते हैं. कहाँ जाके सेटल होंगे? पैनक्रियास में, मसल में जाके फंस जाते हैं, लिवर में जाके फंस जाते हैं. जब लिवर बहुत भरने लगता है इन फैट से तो आपको फैटी लिवर होता है. पर ये एक ही तरीका था. लिवर को फैट कहाँ से आता है? ये जो मैंने बताया हमारे फैट सेल से, इसको फ्री फैटी एसिड्स कहते हैं. ये सबसे ज़्यादा सोर्स है. दूसरा आता है डाइटरी फैट से, प्राइमरीली सैचुरेटेड फैट, वो कम होता है. तभी ये डिबेट चल रहा है डाइटरी सैचुरेटेड फैट से 15% आता होगा. उसका नेक्स्ट लेवल आता है कार्बोहाइड्रेट से. अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लिवर उनको फैट बनाता है, और जो लिवर फैट बनाता है वो पामिटिक एसिड सैचुरेटेड फैट है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, फ्रक्टोज तो ग्लूकोज से भी, मतलब फ्रक्टोज डायरेक्टली लिवर में जाके ही प्रोसेस होता है, तो वो ये जो लिवर का फैट बनाने का प्रोसेस है और एग्रेवेट करता है. वो सैचुरेटेड फैट वहीं जाके जमता रहता है. तो ये 3-4 चीज़ें हैं फैटी लिवर की. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारा जो एग्जिस्टिंग फैट वो हैंडल नहीं कर पा रहा, फैट ज़्यादा हो रहा है. तो नंबर 1 सोल्यूशन क्या है? कैलोरी लोड कम कीजिए. और जगह नहीं है उस फैट को अकोमोडेट करने की, तो कैलोरी लोड कम करेंगे तो वो बॉडी को हीलिंग का कैपेसिटी मिलेगा. नंबर 2, अब हाँ, हाई फैट डाइट, सैचुरेटेड फैट कम करने को बोला गया है, विच इज़ यूजफुल. इक्वली कीटो वगैरह डाइट लोग ट्राई करके देख रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम हो गया. तो जो लिवर जो फैट बना रहा था वो कम हो गया, तो वो इमीडिएट लोड जो सैचुरेटेड फैट का पड़ रहा था वो कम हो गया. तो फ्रक्टोज कम हुई, कार्ब्स कम हुए, तो उसका बेनिफिट है. हाँ, इक्वली पर फैट से भी वो जम ही रहा था वहाँ पे. अगर आप
तो करंट रिकमेंडेशन इज़ कि अगर आप हाई फैट डाइट खा भी रहे हैं तो सैचुरेटेड फैट उसमें कम रखिए। पर ये डिबेट इतना हो चुका है तो मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती, बहुत एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो खुद ही डिबेट कर रहे हैं, तो वो एक आप अपना इंडिविजुअल कॉल ले सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी ऑफ योर रिजल्ट विल कम फ्रॉम कैलोरी ओवरलोड। हाँ, ओवरलोड की ही प्रॉब्लम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यहीं से शुरू होता है। ये फैट जो फैट मसल में घुस गया वही मसल को इंसुलिन रेजिस्टेंट बना रहा है, ये फैट लिवर को इंसुलिन रेजिस्टेंट, ये थोड़ा साइक्लिकल है। और पैनक्रियास में भी जाके जम के बीटा सेल्स को मैलफंक्शन कराता है। कम खा लो, सब कम खा लो, मुझे भी अपने आप को कहना पड़ेगा कम खा लो लोगों। और जितने भी जो तुमने फूड डिलीवरी एप्स बना रखी हैं सब डिलीट कर दो, फिर पता नहीं कैसे खाएंगे, कुछ भी नहीं खा पाएंगे। मेरे तो सारा सब्जी एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देम। बट एनीवे दैट्स आई थिंक इट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, लाइक यू सेड कि सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि कैलोरी ओवरलोड है और उसी की वजह से ये सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो रही हैं। सो whether it is fatty liver, whether it's insulin resistance, and then हमने स्लीप की बात की तो हम कैफीन की बात कैसे ना करें। तो कैफीन तो हमारे अभी आजकल ना इन हो गया है बहुत, यू नो, दिस लाते, दैट लाते, ट्यूमरिक लाते, और जो हमारी बॉडी पे लाते पड़ रही हैं उसकी वजह से वो मुझे पता करना था कि व्हाट अबाउट कैफीन, ये जो कॉफी है इसके तो अभी ऐसा मतलब एक्सपर्ट्स आ गए हैं, स्नॉब्स आ गए हैं, मैं बीन टू कॉफी पीता हूँ, मैं इंस्टेंट कॉफी नहीं पीऊंगा एंड ऑल ऑफ दैट, बट व्हाट इज कॉफी इवेंचुअली डूइंग टू आवर बॉडी एंड वेदर इट इज गुड इनफ और नॉट। सी कॉफ़ी चलिए, अभी लिवर की बात हो रही थी, इट्स गुड फॉर द लिवर। ब्लैक कॉफ़ी एक्चुअली फैटी लिवर के लिए पॉजिटिव मानी गई है। एंड माय क्वेश्चन इज़ कि इज़ इट रियली कैफीन एडिक्शन? क्योंकि आप कभी इन न्यू कॉफ़ी शॉप्स वगैरह पे जाएंगे या इनकी एडवर्टिजमेंट्स भी देखेंगे, नाउ अवेलेबल सो एंड सो कॉफ़ी विद पाम जैगरी, ये सब आएगा। वो इट्स मेनली अ शुगर एडिक्शन। आप ये कॉफ़ी पियेंगे, मोस्टली शुगरी ड्रिंक्स हैं ये, इट्स ट्रेंडिंग, नाम के लिए कॉफ़ी है, उसमें एक्चुअल कॉफ़ी कंज्यूमर्स जो रियली कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं कम है। चाय भी आप जैसे इंडिया में लेंगे, चाय की जगह आप चाइना में जाके चाय पीजिए ना, कितनी अलग अलग तरीके की ग्रीन टीज़ मिलती हैं, वो बिटर होती हैं अलग, वो नहीं है। इंडिया में चाय चीनी खड़ा चम्मच टाइप का है। Correct. तो ये शुगर एडिक्शन है कि कैफीन एडिक्शन है, डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। जो लोग शुगर हटा के भी कॉफ़ी पी रहे हैं, हाँ वो कितने लोग हैं, आई डोंट नो कितने एडिक्ट्स हैं ओके तो उसमें भी आई थिंक अगर आप हैं एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ बंद करना है, बट अगर आपको स्लीप डिसरप्शन हो रहा है तो 4 बजे के बाद अवॉइड कीजिए। 4 बजे के बाद अवॉइड कीजिए, और खड़े चम्मच वाली चाय भी मत पीजिए, और खड़े चम्मच वाली चीनी वाली और बहुत सारी क्रीम वाली कॉफी भी मत पीजिए, बिकॉज इट्स बिकमिंग अ थिंग। क्योंकि एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता होगा खड़े चम्मच की चाय का कॉन्सेप्ट क्या है। चलो मैं बता देती हूँ। सो खड़े चम्मच की चाय होती है कि जिसके अंदर इतनी ज्यादा चीनी डाली जाए, वो चाय के ग्लास के अंदर जो कि दूध से आपने काढ़ के बनाई है, उसमें इतनी सारी चीनी डाली जाए कि उसमें जब चम्मच जाए तो वो चम्मच खड़ा का खड़ा ही रह जाए, एंड देन यू नो यू हैव टू actually use it. It's like a chai becomes a चम्मच stand. It's that. So खड़े चम्मच की चाय पंजाबियों में बहुत पॉपुलर है, since I'm a पंजाबी I know. तो mental health एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है आज की डेट में नमिता, like you said, और हम लोगों ने आज पूरा टाइम यही डिस्कशन की है कि यू नो ये डूम स्क्रोलिंग हो गई, बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारा अनाप शनाप बता रहे हैं। जैसे मैंने यू नो अपने कई दोस्तों से भी मैं कई बार बात करती हूँ कि कंटेंट जो है वो 24 आवर्स है। तो अब जैसे न्यूज़ चैनल्स में 24 आवर्स कंटेंट जब शुरू हो गया तो कुछ भी बजने लग गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 24 आवर्स कंटेंट हम लोगों को अवेलेबल है, एंड देयरफॉर यू नो दिस सो मच विच द माइंड इज कंज्यूमिंग, और नोइंगली अननोइंगली कहीं ना कहीं कुछ कुछ डर बैठते जा रहे हैं दिमाग में। और मेंटल हेल्थ इज समथिंग जो कि मेरे ख्याल से उसके ऊपर इतना काम नहीं किया जाता। हम व्हेन वी आर फीलिंग स्लाइटली ऑफ, हम जाके दवाई ले लेंगे फॉर अ यू नो बॉडीली एनी काइंड ऑफ पेन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पर मेंटली अगर हमें कुछ बहुत बॉदर कर रहा है, हम 2-4 बात करके खत्म कर देते हैं। सो यू ऑल्सो स्पोक अबाउट हाउ वन कैन यू नो मैनेज स्ट्रेस को किस तरह से एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। सो इफ यू वर टू गिव मी लाइक योर टॉप 3 ऑफ अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से ठीक ठाक रखा जाए, व्हाट वुड दैट बी? आई थिंक नंबर 1 इज सोशल लाइफ।
वी आर सोशल बींग्स एंड एज ह्यूमन बींग्स, और वो बहुत बड़ा चैलेंज है आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में, इन पर्सन इंटरेक्शन उतना होता नहीं है। इक्वली लॉट ऑफ अस आर स्टार्टिंग टू फील कि लोग ही टॉक्सिक हैं, परेशान कर देते हैं, काफ़ी लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। और मैं एडवाइस दे रही हूँ, लेट मी सी, मैं खुद लोनर हूँ, खुद अकेले, सो बट दिस इज़ अ चैलेंज, क्योंकि जब लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, यू मिस इट, यू मिस कि वो कम्युनिटी फीलिंग नहीं आती, एंड लोनलीनेस इज कंसिडर्ड एज बैड एज स्मोकिंग इन टर्म्स ऑफ आर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। बट इसीलिए थोड़ा बहुत लोगों की टॉक्सिसिटी, मैंने पहले भी मेंशन किया था, टॉलरेट करनी पड़ती है, क्योंकि लोग हैं, वी आर अ मिक्स्ड बैग, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, और सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एक दो लोग हों तो वो एफर्ट लगाना पड़ता है। और अगर आप मेरी तरह रिजर्व्ड हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो ये कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा लोगों से बात करने के लिए। ये आजकल मिसिंग है आजकल की दुनिया में, सोशल इंटरेक्शन। सो नंबर वन थिंग, ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड है सोशल लाइफ। अगर आप ब्लू जोन्स की बात करें, या जो लोग एज ग्रेसफुली करते हैं, जिनकी हेल्थ अच्छी रहती है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एस्पेक्ट टू इट। इक्वली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोगों की कम्युनिटी इतनी टॉक्सिक है कि दे वुड रादर बी अलोन। वो आप एक्सेप्शन है कि नहीं, वो आपके ऊपर है। सेकेंड थिंग, एक ये योगा, आयुर्वेदा या पुराने ज़माने से बात हुई है, द वर्ड इज़ धर्मा, इसको मॉडर्न लैंग्वेज में हम कहेंगे पर्पस। एक लाइफ पर्पस ढूंढना कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, ये मेरा पर्पस है, मुझे ये करना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आपका इंटरनल पर्पस होता है। काफ़ी टाइम हम और लोगों को अपना पर्पस बना लेते हैं, अपने बच्चों को अपना पर्पस बना लेते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ को चेंज करना पर्पस या कुछ। वो पर्पस अगर हम खुद नहीं ढूंढेंगे ना, ब्रेन अपने आप कहीं ना कहीं हमारा पर्पस बाय डिफ़ॉल्ट अटैच कर देगा। तो एक अपने आप का थोड़ा इन्वेस्टिगेशन, फिगरिंग आउट कि मेरे को करना क्या है लाइफ में, मेरा पर्पस क्या है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, is a very important stress management practice. The reason to be, इसके बहुत words हैं। Ikigai is one of them. हाँ, Find your Ikigai. It is a massive stress management practice. अगर नहीं भी है तो एक गोल सेटिंग, मैं मानती हूँ एंग्जाइटी का सबसे बड़ा एंटीडोट है। क्योंकि अगर आपका इस साल मुझे ये करना है, एक मीनिंगफुल गोल रखिए जो आपके अंदर से आता है। गोल्स भी दो तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक जो मन से है, जो मेरी स्ट्रेंथ्स के बेस पे है, जो मेरे को अच्छा लगता है, व्हाट आई फील लाइक डूइंग। एक्सट्रिंसिक है, और लोगों के कारण गाड़ी चाहिए, वेट कम करना है, लोग पसंद करेंगे, दोज आर एक्सट्रिंसिक गोल्स। उनका भी पर्पस है, पर वो लाइफ सेटिस्फैक्शन नहीं देते। लाइफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस आती है एक इंट्रिंसिक गोल से, जो आपके पास लाइफ पर्पस नहीं मिला है। इट्स फाइन, मेरे को भी बहुत टाइम बाद मिला, पता नहीं रहता है क्या करना है। तो आप एनुअल गोल्स बनाइए इस, और जिसमें आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड करें कि ये मैं खुद के लिए करूँगी और ये मैं औरों के लिए करूँगी। व्हाट एम आई गोइंग टू डू फॉर पीपल अराउंड मी। ये सब चीज़ें बहुत अंडर एस्टिमेटेड हैं, बट इट इज़, अगर आप अकेले हैं, लोनलीनेस का एक गोल क्या हो सकता है। काफ़ी लोग सोशल सर्विस में या एनिमल केयर में जाते हैं, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। काइंडनेस इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस। हर एक को अच्छा लगता है, हमें लगता है दुनिया बहुत बुरी है, बट एज ह्यूमन बींग्स व्हेन वी डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस वी फील गुड। चाहे किसी को ना भी पता लगे, हमें अच्छा लगता है। तो ये पुरानी चीज़ों पे चले जाइए, जो पुराने विचार थे या थ्योरीज थी। डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, वो गोल्स बनाइए। एंड लाइफ में एट द बैक ऑफ योर माइंड रखिए, मेरा पर्पस मुझे ढूंढना है कि मैं और काफ़ी लोग एक्चुअली जब बच्चे बड़े होके चले जाते हैं, तब उन्हें पर्पस मिलता है, सोशल सर्विस या कुछ शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर्स काफ़ी लोग एक एज के बाद फिर कम्युनिटी सर्विस भी शुरू करते हैं। तो ठीक है, वो ओल्ड एज में भी मिल सकता है पर्पस, पर अपना पर्पस फाइंड आउट करते रहिए, अपना डायरेक्शन लाइफ में ढूंढिए। सो हो गया सोशल लाइफ, एक तो था, दूसरा है हमारा पर्पस, तीसरा है डेली प्रैक्टिसेस, अपनी एक हॉबी होना विच इज़ नॉट योर वर्क। आजकल ये मैंने भी किया, अपनी हॉबी को काम बना लिया। हर हॉबी मोनेटाइज नहीं करना है, एक ऐसा एक्टिविटी रखिए जो आपको फ्लो स्टेट में लाए। एक फ्लो स्टेट कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी का बुक्स भी हैं उस पर, कि आप इतने एनग्रॉस हो जाते हैं, आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस थोड़ी कम हो जाती है। वो वन पॉइंटेड अटेंशन, एक तत्वाभ्यास, एक सेमी मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। जैसे बुद्धिस्ट वो बनाते हैं कलर लेकर कुछ, या मंडला आर्ट है, या किसी को पॉटरी का शौक है। एक एनी हॉबी विच गेट्स यू फोकस्ड। ये 3 चीज़ें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत पावरफुल हैं। वाओ, अमेजिंग, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई मीन देयर सो मच टू पॉन्डर ओवर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे रिसेंटली समझ में आई, जैसे आपने कहा, और एंड यू पुट इट वेरी ब्यूटिफुली, कि देयर इज समथिंग एक्सट्रिंसिक एंड देयर इज समथिंग इंट्रिंसिक। और ये हम कई बार गलती कर जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि टू लुक सक्सेसफुल इज टू बी सक्सेसफुल, और वो सच नहीं है। नहीं,
खुद तो का अंदर से कनेक्शन बनाना, वो कितना ज़रूरी है. लिसन टू योरसेल्फ, लिसन टू योर बॉडी, वो सब इसमें आ जाता है. बट लिसनिंग टू योर सेल्फ तो काफ़ी शोर शराबे के बीच में फंसा पड़ा है. या So that is what you need to obviously clean up. ये काफ़ी बड़ा आस्क है, पर अगर हम करने की कोशिश करें तो ये 1, 2 and 3 steps will really help us out. With that, we come to an end of a beautiful podcast. In fact, Namita, thank you. I couldn't have asked for a better, more cleaner. I think it's just the way you think, क्योंकि आपने इतने cleanly सोचती हैं, तो इसीलिए इतना clean conversation हमारा गया, in which we were able to get so much out of this little bit of conversation that we've had. I wish हम लोग मतलब करते रहे conversation में, तो इकिगाई के बारे में बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ. But all the same, thank you so much for being here. It was absolutely wonderful, and we look forward to meeting you again for a part 2. Absolutely. Thank you so much. No, it was quite a delight. The conversation, I think, flew seamlessly. You asked the right questions. I think that's So also very sweet. important, to bring out the right, let's say, knowledge or whatever is there in the other person's head. So I think it was very, very nice, very Thank you. engaging and endearing and comfortable to be with you. So thank you for the opportunity. I'm so glad I could be here, and definitely thank you to the team. Thank you Yeah. guys, and thank you so much. Thank you. Thank you. तो फिर find out your life's purpose extrinsically, intrinsically. तो फिर LV का बैग हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, ये सक्सेसफुल बना सकती हैं, दिखा सकती हैं, बट अंदर से क्या सक्सेस चाहिए आपको? ये एक सवाल है जिसके साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल शायद मुझे भी अपने आप से पूछना है. Stay tuned to POV for more such conversations which make you think about your point of view. Radio City, Radio City, रग रग में दौड़े सिटी.